हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास के माध्यम से हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही श्रृंखला में। इससे पहले जो भी सारी क्लासें हमारी हो रही थी उसी में आज हम पुनः एक नए अंदाज में एक नए भाग का क्या करेंगे, शुभ आरंभ करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने यार भाग 17 तक का अध्ययन किया था, जिसके पश्चात में हम लोग यार भाग 18 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें एक बेहतरीन अंदाज में आपातकाल का जिक्र किया गया है। तो उसी को आज हम पुनः क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा एंड उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से भारतीय संविधान का भाग 17 छोड़ करके भाग 18 का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। भाग 18 के संदर्भ में अपनी बातों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं एंड इसी के पश्चात में अगर मैं अनुच्छेदों का जिक्र करूं इसमें, तो हम लोगों ने बात की थी इससे पहले की क्लास में या भाग 18 के संदर्भ में हम लोग जिक्र कर रहे थे अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के मध्य में जितने भी अनुच्छेद हमारे आते हैं वो सारे के सारे नियम और कानून जो भी प्रावधानित किया गया वो आपातकाल के संदर्भ में किया गया है। यानी आज जो हम अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे इस क्लास के माध्यम से वो हमारी चर्चा होगी आपातकाल के संदर्भ में। यानी इससे पहले भी हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, तो इससे पहले वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा एंड उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसी में हम पीछे की ओर चलते हैं, यानी रिकॉल करते हैं अपनी बातों को। तो इसमें ये जो भी अनुच्छेदों का जिक्र मिलेगा आपातकाल के संदर्भ में मिलेगा। इसके पहले हम लोगों ने जिक्र किया था कि 3 तरीके के आपात हमारे भारत देश के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी यार ऐसे कई अनेक आपात हैं जो कि हमारी अलग अलग परिस्थितियों में इन अलग अलग आपातों का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले की क्लास में मैंने जिक्र किया था कि महामारी के दौरान भी एक हमारे आपात का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग पेंडेमिक एक्ट के नाम से जानते हैं। इस पेंडेमिक एक्ट के तहत लॉकडाउन जैसी व्यवस्था का प्रावधान किया गया और ऐसा हम कुछ सालों के अंदर इन सारी परिस्थितियों को देख भी चुके हैं और महसूस भी कर चुके हैं, ठीक है। जो कि कोरोना महामारी में इस तरीके की परिस्थिति या ये हमारी लॉकडाउन जैसी व्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, यानी ऐसे कई सारे आपात हैं हमारे, लेकिन फिर भी हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से जो हमने अध्ययन करना है इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में, वो हमारे 3 प्रकार के आपातों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा? पहला है हमारा राष्ट्रीय आपात। सारी बातों को देखते चलिएगा, राष्ट्रीय आपात का जिक्र करेंगे। एंड दूसरा इसी में आता है राजकीय आपात। राजकीय आपात के नाम से जानते हैं। एंड इसी में जो तीसरा अध्ययन करना है उसको हम लोग वित्तीय आपात के नाम से जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपात जिसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के मध्य में किया गया है, ठीक है। इसका जिक्र हम कर चुके हैं। एंड इसी के पश्चात में स्टेट इमरजेंसी, इसका जो भारतीय संविधान में जिक्र किया हमारे संविधान के निर्माताओं ने, उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में इसको अनुच्छेद 356 के मध्य में इसका प्रावधान किया है। इसका भी जिक्र हम कर चुके हैं एक बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में लास्ट जो हमने अध्ययन करना है, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं, वो है हमारा अनुच्छेद 360,
जिसको हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने क्या हुई, क्लियर हो चुकी होंगी। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो पूर्णतः हमारी क्लास बेस्ड होगी वित्तीय आपात के संदर्भ में, और यदि आज ये समाप्त हो जाता है तो अच्छी बात है, भाग 18 हमारा यहीं पे पूर्णतः क्या होगा, समाप्त होगा। और यदि ये समाप्त नहीं होता तो और अच्छी बात है, इसके पश्चात में हम एक क्लास और अटेंड करेंगे जहां पे हम अपनी सारी बातों को या अपने सारे समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिलहाल में जिक्र करते हैं वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके पहले ये जो राष्ट्रीय आपात था ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। कहां से, यानी सोचिए ना कि जिस समय हमारा भारतीय संविधान निर्मित हो रहा था यार, 1-2 दिन में कोई हमारा संविधान बन करके तैयार नहीं हुआ। संविधान जब हमारा बनाया जा रहा था 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा इस पूरे के पूरे संविधान को निर्मित करने में। ऐसा क्यों? क्योंकि यार हमारा भारत देश 200-250 साल से क्या था, यानी 250 सालों तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था। तो जो भी हमारा, जब भी ये आजाद हुआ तो जो भी हमारे उस समय राजनीति के विशेषज्ञ थे उनका ये मानना था कि हम एक ऐसे सशक्त संविधान का निर्माण करेंगे जिससे कि आने वाले अनंत समय तक, जब तक इस पृथ्वी पे भारत जैसा देश रहेगा तब तक के लिए इस एक प्रकार से ऐसे नियम और कानूनों का प्रावधान हम करेंगे या ऐसे नियम और कानूनों का जिक्र करेंगे इस संविधान नामक पुस्तक में कि इन नियम और कानूनों का उल्लंघन आने वाले अनंत समय तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा ना किया जा सके। इसी कारणवश उन्होंने पूरे विश्व के अंतर्गत जितने भी सारे हमारे देश हैं उनके संविधानों का अध्ययन किया। 1-2 दिन का समय इसी कारणवश नहीं लगा। ठीक है, जितने भी हमारे देश हैं उनके संविधानों का अध्ययन किया। जो भी अध्ययन में समय लगा या अलग अलग देशों में जितने भी हमारे संविधान हैं उनका अध्ययन करने के पश्चात में जो भी हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने अपनी बुद्धिजीविता को एक प्रकार से बोले तो जागरूक करते हुए या अपनी बुद्धिजीविता की क्षमता को विकसित करते हुए एक भारतीय संविधान का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, तो इसी कारणवश आज भी ये नियम और कानून उन्हीं के अनुरूप संचालित हो रहे हैं और इन्हीं नियम और कानूनों से आज पूरा का पूरा भारत देश बंधा हुआ है। किसी भी व्यक्ति के अंदर भेदभाव की भावना ये प्रकट नहीं करता है। अगर भारत जैसे इस विशाल देश में इस संविधान नामक पुस्तक को ना निर्मित किया गया होता तो आज हमारे जितने भी नेता नगरी टाइप के लोग हैं ये एक बार अगर कुर्सी पे बैठ गए तो दोबारा छोड़ने का नाम नहीं लेते। ठीक है, इनकी मजबूरी है कुर्सी को छोड़ना। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश में या इस लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी सत्ता को चलाता है वो हमारी जनता चलाती है, लेकिन जनता क्या है, थोड़ा सा जागरूक नहीं है। वो थोड़ा सा एक प्रकार से बोले ना कि ऐसे वैसे व्यक्तियों को बैठा देती है जो कि उनके कल्याण के संदर्भ में या उनका उद्धार करने के संदर्भ में उनका हित भूल ही जाती है। ठीक है, तो इसी कारणवश संविधान हमारा अति आवश्यक हो जाता है हर एक व्यक्ति के संदर्भ में कि वो जाने भी और अपने नियम और कानूनों को भी जाने और अपने भारत देश के संदर्भ में जहां भी या जिस भी देश में वो रहता है वो अपने देश के बारे में कम से कम कुछ नियम और कानून तो जाने। ठीक है, तो इसी कारणवश संविधान अति आवश्यक भी है जिससे कि नेता नगरी टाइप के लोग बंधे हुए हैं, इसीलिए कुर्सी से ये उतर जाते हैं। इनकी मजबूरी है उतरना, वरना अगर ये ना होता तो आज ये हमको और आपको बेच करके रख देते और हमारी और आपकी औकात ही नहीं रह जाती। ये हमारी एक प्रकार से बोले जिस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत चलती उस समय हमारा भारतीय संविधान का निर्माण नहीं किया गया था या उस समय हमारा भारतीय संविधान नहीं था।
इसी कारणवश जो भी हमारे अंग्रेज थे या उनकी जो भी हुकूमत थी, वो इंडिया पर इसी कारणवश इतने सालों तक क्या किए, भारतीयों को अपना गुलाम बना करके रखे। तो मेन उद्देश्य यही था संविधान को निर्मित करने का कि जिस समय वो हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, यानी जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से गुलाम होता है, उनके बेड़ियों से आजाद होता है, तभी हमारा एक सशक्त संविधान का निर्माण किया गया और उसी संविधान के अनुरूप आज भारत देश की जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वो संचालित हो रही है। इसी कारणवश आज जो हमारे नेता नगरी टाइप के लोग हैं, वो इसी कारणवश हमारे हित की बात थोड़ा बहुत कर देते हैं और वो इस कुर्सी पर इसी कारणवश अपनी एक समय सीमा तक के लिए बैठते हैं। उसके पश्चात में पुनः चुनाव होता है और पुनः एक नए नेता का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो उनकी मजबूरी बन जाती है उस कुर्सी से उतरने की। इसी कारणवश वो यार ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अन्यथा आजकल इस मतलब एक प्रकार से बोले, आजकल की दुनिया में इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठने के बाद में, इतने बड़े पद पे बैठने के बाद में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम वहां से उतर पाएं या उतरें, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए एक भारतीय संविधान का निर्माण हमारे किया गया। तो जिस कारणवश अनेक मतलब अलग अलग देशों के संविधान का निर्माण करके या अलग अलग संविधान का अध्ययन करके जो भी हमारे संविधान सभा में बैठे सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, एक भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात है, इसको जर्मनी के संविधान से क्या किया गया, लिया गया है। एंड इसी के पश्चात में अनुच्छेद 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी का प्रावधान करता है, ये भी हमारा जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है। एंड इसी के पश्चात में वित्तीय आपात जिसको हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, ये हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से, अमेरिका के संविधान से ये हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। देखते हैं इसी के संदर्भ में कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, कैसे होती है, इसको लागू कैसे किया जाता है और किन परिस्थितियों में ये लागू होता है, और अगर ये इंडिया के संदर्भ में लागू हो गया तो इसके क्या क्या प्रभाव देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सर्वप्रथम वित्तीय आपात जो होता है, ये हमारा पैसे से संबंधित होता है। किससे संबंधित, ये पैसे से संबंधित आपात होता है हमारा। यानी जब भी हमारा एक प्रकार से बोले देश के अंतर्गत पैसे की समस्या उत्पन्न होती है, यानी भारत सरकार का खजाना हमारे एकदम खाली होने वाला होता है, तो उस समय अर्थव्यवस्था हमारी जिस समय चौपट हो रही होती है देश की, तभी हम लोग वित्तीय यानी एक प्रकार से बोले तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। ये पैसे की समस्या को दर्शाता है कि भारत देश के अंतर्गत भारत सरकार का खजाना क्या हो गया, खाली हो गया, जिसको हम लोग संचित निधि के नाम से जानते हैं। ऐसी परिस्थिति हमारी 1991 में देखने के लिए मिली थी। इसके पश्चात में आज तक वर्तमान की स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया के अंतर्गत नहीं लगी है। ये हमारी एक खुश नसीबी वाली बात है। लेकिन 1991 में ऐसी एक समस्या उत्पन्न होती है कि भारत सरकार के पास में महज केवल और केवल 15 दिन के लिए पैसा बचा था। किसके लिए, 15 दिन के लिए। किसके संदर्भ में, किसी भी व्यापार को करने में, वो भी विदेशी व्यापार को करने में। यार जो भी हमारा विदेशी व्यापार होता है, ये विदेशी पैसे पर ही निर्भर करता है। भारत सरकार को अगर किसी भी प्रकार का विदेश में व्यापार करना होगा, आयात या निर्यात करना होगा, तो उसमें क्या होता है कि डॉलर में होता है, यानी ये रुपए वगैरह में नहीं होता। जब भी हमारा विदेश में व्यापार होता है तो ये डॉलर में किया जाता है, ठीक है। तो 1991 में ऐसी परिस्थिति आती है, उस समय हमारा महज 15 दिन के लिए ही विदेश के लिए व्यापार करने के लिए भारत सरकार के लिए पैसा बचा था। एक प्रकार से बोले तो भारत पूर्णतः क्या हो चुका था, कंगाल हो चुका था।
किसी भी प्रकार के पैसे की व्यवस्था नहीं थी। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, और उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे जो कि हमारे पैसे की देखरेख करते थे, या एक प्रकार से बोले आर्थिक डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को हल्के में मत लेना, ये अर्थव्यवस्था के एकदम परिपक्व व्यक्ति हैं। इतना बुद्धिजीवी व्यक्ति था ये कि इनको एक बार अमेरिका तक में बुलाया गया था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक बार खराब हो चुकी थी, तो इंडिया से मनमोहन सिंह को बुलाया गया कि मनमोहन सिंह जी आए, हमारे यहाँ क्या करें, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को क्या करें, सुधारें। तो मनमोहन सिंह जैसे बुद्धिजीवी लोग उस समय क्या थे, वित्त मंत्रालय की कमान संभाल रहे थे। तो उस समय इन्होंने कई सारे रिफॉर्म लाए, रिफॉर्म अर्थात बिल वगैरह लाया, जिससे कि अर्थव्यवस्था में सुधार देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो बिल लाया, ये जो रिफॉर्म लाया, इसको एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलपीजी बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा, एलपीजी, या जिसको हम लोग उदारीकरण के नाम से जानते हैं। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, याद रखिएगा। एंड प्राइवेटलाइजेशन, पी से क्या हुआ, प्राइवेटलाइजेशन। एंड इसी में लास्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। क्या आता है? ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग उदारीकरण भी बोलते हैं। तो एक प्रकार सा रिफॉर्म बिल था जिससे कि अर्थव्यवस्था में सुधार देखने के लिए मिल जाता है। इसके पश्चात में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है। इन्होंने भी कई सारे ऐसे रिफॉर्म लाए कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या हुई, धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। इसके पश्चात में फिर से हमारे मनमोहन जी की सरकार आती है। ये फिर से क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार लाते हैं, और धीरे धीरे करके पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हमारी क्या हुई, संचलित होने लगी एक बेहतरीन अंदाज में। और मनमोहन सिंह के 10 साल शासन करने के पश्चात में आती है मोदी जी की सरकार। और मोदी सरकार को तो हम जानते ही हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक ना ही कभी हुआ है। और मेरे एक प्रकार से बोले तो मेरा ऐसा मानना है कि ना ही कभी होगा, और होगा तो हम और आप देखने के लिए क्या होंगे, उत्सुक होंगे। तो मोदी सरकार की जब बात आती है तो मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए अपनी सरकार में कि यार इनके द्वारा आज अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गई। सोचो, एक समय ऐसा था कि ये दुनिया में कंगाल देशों में इसकी गिनती की जाती थी। मात्र और मात्र केवल और केवल 15 दिन के ही पैसे बचते थे भारत सरकार के पास में। लेकिन आज अगर वर्तमान की स्थिति में बात करें तो पूरी दुनिया के अंतर्गत विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त है भारत को, विश्व में एक प्रकार से विदेशी व्यापार में। ठीक है। एंड इसी के पश्चात में पहला जो देश आता है विदेशी व्यापार के मामले में वो आता है चाइना। चाइना पहले नंबर पे। एंड दूसरा आता है अमेरिका, ये विदेशी व्यापार में दूसरे नंबर पे। एंड इंडिया आता है तीसरे नंबर पे, जो कि पूरे विश्व में अपनी विदेशी व्यापार के संदर्भ में तीसरा स्थान प्राप्त है भारत को। ठीक है। तो ये सारा सिस्टम हमने याद रखना है कि क्या परिस्थितियां बनती हैं वित्तीय आपात के संदर्भ में। और वित्तीय आपात हमारे एक प्रकार से ऐसी कंडीशन कभी भी हुई नहीं, लेकिन हमारे 1991 में ऐसी बातें हमको देखने के लिए या महसूस करने के लिए मिल जाती हैं। इसी के पश्चात में अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा वित्तीय आपात किन परिस्थितियों में लगता है, और एक प्रकार से अगर बोले तो क्या प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव के साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो इसको लागू करने की प्रक्रिया हमारे क्या होती है। वित्तीय आपात अगर भारत के अंतर्गत लगाया जाएगा या किसी भी स्टेट में लगाया जाएगा तो इसके लागू करने की जो प्रक्रिया होती है वो राष्ट्रपति महोदय लागू करते हैं। तीनों ही आपातों को याद रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। किसकी सहायता से? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की सहायता से, यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर क्या होता है,
कि वित्तीय आपात राष्ट्रपति महोदय लागू करते हैं। और इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल की सलाह पे, वो भी मौखिक सलाह पे, मौखिक सलाह पे। अब यार यहाँ पे यही एक चीज डिफरेंट हो जाती है कि राष्ट्रीय आपात में मंत्रिमंडल की लिखित सलाह ली जाती थी, राजकीय आपात में भी लिखित सलाह ली जाती थी, लेकिन वित्तीय आपात में मौखिक सलाह ली जाती है। यानी जो भी हमारे मंत्रीगण हैं वो हमारा मौखिक रूप से बताएंगे राष्ट्रपति महोदय को कि हमारे मतलब देश के अंतर्गत में ये हमारा वित्तीय आपात लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसकी सलाह कौन देता है? पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हमारा देता है। एंड इसको पारित करने का, या एक प्रकार से बोले जैसे ये विशेष बहुमत से, ये साधारण बहुमत से, तो वित्तीय आपात किस बहुमत से? ये ध्वनि बहुमत से, ध्वनि बहुमत से या ध्वनि के आधार पर एक प्रकार से ये मौखिक ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि बहुमत से इसको क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। इसमें एक कंडीशन ये याद रखिएगा, वैसे इसमें संसद की अनुमोदन की आवश्यकता होती नहीं है। जैसे अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360 को लगाने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, यानी इनकी समय अवधि को बढ़ाने के लिए संसद की आवश्यकता होती है अनुमोदन की। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको समाप्त करने के लिए, किसको? वित्तीय आपात को समाप्त करने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसको लागू करने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि 60 दिन के अंदर क्या होना चाहिए? संसद का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। संसद का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। संसद ने अगर अनुमोदन दे दिया 60 दिनों के अंदर में, तो फिर हमारा वित्तीय आपात लग जाता है। और यहाँ पे एक तथ्य और याद रखेंगे कि यदि अगर वित्तीय आपात हमारे इंडिया के अंतर्गत लगता है तो फिर क्या होता है? इसको हटाना मुश्किल हो जाता है, यानी ये अनंत समय तक लगा रहता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। जिस प्रकार से इसकी समय सीमा हमारी अनंत होती है 6-6 वर्ष बढ़ा करके, और फिर इसको वापस राष्ट्रपति महोदय ही लेते हैं, और ये हमारा 356 ये 6-6 महीने करके 3 वर्ष तक लगा रहता है। सेम उसी प्रकार से वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है, इसको अगर एक बार लगा दिया गया तो फिर ये हटता नहीं है। इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? इसको हटाने की प्रक्रिया का अनुमोदन देंगे। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये वापस लिया जाएगा, और यदि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वापस ले लिया गया तो अच्छी बात है, नहीं संसद फिर इसको हटाने के लिए क्या करती है? अनुमोदन देती है। तो ये फिर एक बार याद रखिएगा कि अनंत काल तक के लिए ये क्या होता है? लगा रहता है, जब तक संसद और राष्ट्रपति महोदय इसको वापस नहीं लेते हैं। इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। एक प्रकार से ये लागू करने की हमारी क्या होती है? प्रक्रिया होती है। देखते हैं, अब ये लागू हो गया तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। अगर ये लागू कर दिया गया तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्रभाव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो भी हमारा राज्य का बजट होता है, क्या होता है? राज्य का जो भी हमारा बजट होता है, अगर हमारा लग गया वित्तीय आपात तो फिर ये केंद्र प्रस्तुत करता है, यानी संसद प्रस्तुत करता है। यानी केंद्र का, राज्य का जो बजट होगा, अगर आपातकाल लग गया तो संसद उस राज्य के बजट को क्या करेगी? प्रस्तुत करेगी। एंड इसी के पश्चात में अगर हम और बात करें तो जो भी हमारा एक प्रकार से सरकारी कर्मचारी होते हैं, कौन होते हैं? सरकारी नौकरी वाले या सरकारी जो भी हमारे कर्मचारी होते हैं, यदि वित्तीय आपात लग गया तो इनकी सैलरी में क्या कर ली जाएगी? कटौती कर ली जाती है, और इनकी सैलरी काट ली जाती है। और ये फिक्स नहीं है कि इनकी सैलरी कितनी काटी जाएगी और कितनी नहीं काटी जाएगी। इसके पश्चात में टैक्स वगैरह जो होते हैं, सरकार उनको बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि यार हमको क्या करना है? अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है। वित्तीय आपात तभी लगा जब पैसे की हमारी दुविधा हुई, तभी देश के अंतर्गत वित्तीय आपात लगा।
अब हमको अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट ना होने से बचाना है, अपनी अर्थव्यवस्था को एक बेहतरीन रूप से संचालित करना है या उसको मजबूत बनाना है, तो क्या करना होगा, हमको यही करना होगा। राज्य का जो बजट प्रस्तुत होगा वो संसद करेगी। सरकारी नौकरी वाले जो भी हमारे व्यक्ति हैं उनकी सैलरी में कटौती की जाएगी। इसके पश्चात में सरकार के जो टैक्स होते हैं, सरकार टैक्स को क्या कर देगी, बढ़ोतरी कर देगी, टैक्सों को बढ़ा देगी। एंड टैक्स के पश्चात में जो भी हमारे एक प्रकार से बोले सरकारी कर्मचारी टैक्स, और जो भी हमारे एक प्रकार से बोले जो भी हमारे बड़े बड़े सरकारी पद होते हैं, यानी जो भी हमारे बड़े बड़े क्या होते हैं, सरकारी पद होते हैं, सरकारी क्या होते हैं, पद होते हैं, इनके जो फिजूल खर्चे होते हैं सरकार उनको भी क्या करती है, समाप्त कर देती है। क्या करती है, सरकार उनको भी समाप्त कर देती है। बड़े बड़े सरकारी पद जैसे जैसे कि यार हम लोग बात करें, बहुत हमारे सरकारी ऐसे बड़े बड़े पद हैं, आईएएस ऑफिसरों को ही मान ले, इनके ऑफिस में जाते हैं तो भी यार पेपर वगैरह, ये क्या है, पेपर वगैरह आ गया, नाश्ता पानी वगैरह आ गया, या सेक्रेटरी सचिवालय वगैरह में अगर हम लोग जाते हैं सेक्रेटरीट में, तो वहां पे उनके लिए एकदम वेल अप टू डेट वीआईपी व्यवस्था होती है, उनके नाश्ते का प्रबंध किया जाता है, उनके टेबल पे जो भी हमारा सिस्टम होता है नौकर चाकर, ये हमारी व्यवस्था होती है, और एक प्रकार से पेपर वगैरह भी उनके लिए आता है, तो ये व्यवस्था भी होती है। तो वेल अप टू डेट जो भी हमारे गवर्नमेंटेड कर्मचारी होते हैं उनके जो भी फिजूल खर्चे होते हैं सरकार उनको भी क्या करती है, समाप्त कर देती है। और इसी के पश्चात में पूरे देश के अंतर्गत या कहीं पे भी जो भी फिजूल खर्चा हो रहा होता है सरकार की नजर में, सरकार उन तमाम सारी खर्चों पर क्या करती है, पाबंदी लगाती है। जैसे कि यूपी में इस समय हमारे योगी जी के द्वारा टैब वगैरह बांटा जा रहा है, तो ये इनकी जो राशियां हैं इनमें कटौती की जाएगी। अखिलेश जी की सरकार में लैपटॉप वगैरह बांटे जा रहे थे, तो इनमें कटौती की जाएगी। ये सारे फिजूल खर्चे हैं, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में ऐसे कई सारे ऐसे तमाम खर्चे हैं जिनको सरकार क्या करेगी, पाबंद लगाएगी, उनसे पैसों को बचाएगी और क्या करेगी, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारेगी। कई सारे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या ऐसे हमारे मंत्री हैं जो कि विदेशी दौरे पे जाते हैं, तो बड़े बड़े हवाई जहाजों को लेकर के जाते हैं, फ्लाइट विमानों को लेकर के जाते हैं, तो उनकी भी विदेश यात्राओं को रद्द किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यार जब ये लेकर के जाते हैं तो पर्सनली लेकर के जाते हैं, ठीक है, और करोड़ों का खर्च आता है इनके जाने में, विमान को ले जाने में, सारी चीजों को देखने में, सारी चीजों की सुविधा करने में। इन सारे मंत्रीगण का, प्रधानमंत्री की जो भी सिक्योरिटी होगी या जो भी सिस्टम हमारा होगा, वो सारी की सारी चीजें रद्द कर दी जाती हैं, ठीक है। और जो भी हमारे सहायक कर्मचारी होंगे, उनके जो भी हमारे राज्य होंगे कुछ बहुत, उनकी जो भी सहायक राशियां होंगी उनको भी सरकार क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार के यार तमाम ऐसे प्रभाव पड़ सकते हैं भारत देश के संदर्भ में जब भी हमारा वित्तीय आपात लग जाता है। इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है वित्तीय आपात के संदर्भ में, कि वित्तीय आपात क्या होता है और इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को कहां से लिया गया है, ये कैसे लागू होता है, लागू होने के पश्चात में इसका प्रभाव क्या पड़ता है देश के अंतर्गत में। तो ये सारी चीजें हमने क्या करनी है, याद रखनी है। इसके पश्चात में थोड़ा सी चर्चा करते हैं कि भारत जो है हमारा, ये यार हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि भारत हमारा एक प्रकार से संघात्मक, क्या है, संघात्मक राज्य बोल सकते हैं या सरकार बोल सकते हैं, सरकार बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। भारत क्या है, संघात्मक राज्य है। और संघात्मक से तात्पर्य यही है कि यहाँ पे जो है केंद्र को अपनी अलग पावर दी गई है और राज्य को अपनी अलग पावर दी गई है, जिसके अंतर्गत केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। केंद्र सूची के अंतर्गत 100 विषयों को शामिल किया गया और राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषयों को शामिल किया गया।
कि केंद्र सरकार इन 100 विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार 61 विषयों पर कानून बना सकती है। यानी संघात्मक से तात्पर्य यही है कि केंद्र और राज्य को अपना अपना विशेष कार्य दिया गया है और अपने अपने विशेष क्षेत्र दिए गए हैं, जिसके माध्यम से संघ अर्थात केंद्र सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है और राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, कभी कभी केंद्र और राज्य के बीच में विवाद सा हो जाता है, ऐसा कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। वैसे तो कभी भी केंद्र सरकार राज्य सरकार के कानूनी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगी। केंद्र सरकार अपने में कार्य करेगी और राज्य सरकार अपने में कार्य करेगी। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये बोला गया है कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार पे क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि संघात्मक से तात्पर्य यही है कि केंद्र को अलग पावर, राज्य को अलग पावर, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को राज्य सरकार की अपेक्षा ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा था बात ये थी कि जब भी कभी आपात की स्थिति पैदा होती है, तो किसी भी प्रकार की आपात की बात करते हैं, तो ये संघात्मक सरकार हमारी क्या हो जाती है, एकात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है, एकात्मक हो जाती है। एकात्मक से तात्पर्य क्या है कि सारा का सारा पावर केंद्र सरकार के अंडर में चलने लगता है, राज्य सरकार के पास में अब किसी भी प्रकार की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई। तो एकात्मक कब होता है, ये हमारी संघात्मक सरकार एकात्मक कब होती है, जब भी कभी हमारी आपातकाल की स्थिति पैदा होती है, तो उस समय हमारी संघात्मक सरकार एकात्मक सरकार के तौर पे कार्य करने लगती है। यानी पूरी की पूरी सरकार जो है वो हमारी एकात्मक रूप से कार्य करेगी। पूरे देश पर केवल और केवल केंद्र सरकार का ही वर्चस्व होगा। ठीक है, तो ये प्रतिकूल प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है संघात्मक सरकार का, जब भी हमारा आपातकाल की स्थिति क्या होती है, पैदा होती है। इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। ये संघात्मक एक प्रकार से समझ में आया होगा और पूरा का पूरा वित्तीय आपात समझ में आया होगा, क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल में यही सारा सिस्टम था भाग 18 का, जो कि अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360 के मध्य में हमने तमाम उन सारी आपातों का जिक्र किया जो कि हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है और इंडियन पॉलिटी में भी इसका जिक्र किया गया है और हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से तो बेहद और बेहद आवश्यक है और हमारे जानने के उद्देश्य से भी क्या है, बेहद और बेहद आवश्यक है। ठीक है, फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा भाग 18 यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे भाग 19 की, जो कि छोटा सा वो भी है। इसके पश्चात में भाग 20 की बात करेंगे, भाग 21 और भाग 22। इसके पश्चात में पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी और पूरा का पूरा संविधान हमारे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो आप लोग यार रिवीजन करते चलिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन पे फोकस, बाकी सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिलहाल में क्लास अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए भाग पे, तब तक के लिए जय हिंद।